हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। बीपीएससी पाठशाला चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और हाज़िर हूं मैं आज आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेके। और आज के जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इन इंडिया। ठीक है, तो जो भी भारत के नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है उसके बारे में मैं अध्ययन करेंगे इसमें। और देखिए, इसमें मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली बीपीएससी के लिए बिहार के विशेष संदर्भ में भी चर्चा की है कि बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की क्या स्थिति है और सरकार के द्वारा क्या इस संदर्भ में प्रयास किए जा रहे हैं। तो वीडियो को आप पूरा अंत तक देखते रहिए, इसमें सारे मुद्दों पे हम विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, और साथ ही जो नोट्स है इसका उसको भी पीडीएफ में मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से आप नोट्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उससे अपना नोट्स बना सकते हैं उसकी मदद लेके। ठीक है, देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे सौर ऊर्जा के बारे में, पवन ऊर्जा के बारे में, लघु जल विद्युत के बारे में, और जो नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य संसाधन हैं जैसे ज्वार ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा है या अपशिष्ट पदार्थों से ऊर्जा है। तो इन सारे मुद्दों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम भारत में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं एक तरह से। कैसे स्टार्ट करना, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है आंसर राइटिंग। तो परिचय में अगर हम देखें तो देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा भी बोलते हैं इसको, और गैर जीवाश्म ऊर्जा भी बोलते हैं, और इसको हरित ऊर्जा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हरित ऊर्जा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस ऊर्जा के उत्पादन से पर्यावरण की क्षति नहीं होती है, और जो ग्रीन हाउस गैस हैं पर्यावरण में तो उसका निष्कर्षण नहीं होता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जब हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं जैसे कोयला है, प्राकृतिक गैस है या फिर पेट्रोलियम है, तो इनके दहन से क्या है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। लेकिन जो जीवाश्म में ये जो अक्षय ऊर्जा है तो इसके दहन से या इसके उपयोग से पर्यावरण की क्षति नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम हरित ऊर्जा भी बोलते हैं। चलिए इसमें आगे अगर हम बढ़े तो भारत के कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता का लगभग 20% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से प्राप्त होता है। ठीक है, तो टोटल जितना भी भारत का एनर्जी उत्पादन है, ठीक है, जो भी एनर्जी उत्पादित होता है भारत में, तो उसका 20% हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा से। ठीक है, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि है, उसके आगे हम चर्चा करके देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े जल विद्युत उत्पादन केंद्र नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, भारत सरकार का जो इन्होंने क्वालिफिकेशन किया हुआ है, तो इस क्लासिफिकेशन में जो बड़े ऊर्जा जल विद्युत ऊर्जा संसाधन है उसको नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत नहीं रखा जाता, उसको गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। इसका रीज़न ये है कि जो बड़े जल विद्युत उत्पादन केंद्र है उससे पर्यावरण और पारिस्थितिकी पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे जैव विविधता का ह्रास होता है, वनों का विनाश होता है उससे, तो काफ़ी सारी समस्याएं उत्पन्न होती है पर्यावरण से संबंधित। इसीलिए इसको नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत हम नहीं रखते हैं भारत में। ठीक है, तो आगे इसमें हम देख लेते हैं, भारत विश्व का पहला देश था जिसने नवीकरणीय ऊर्जा के विकास हेतु अलग मंत्रालय का गठन किया था। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक याद रखना है। भारत विश्व का ऐसा पहला देश था जिसने रिन्यूएबल एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री सेटअप किया था, और उस मिनिस्ट्री को जिम्मेवारी दी थी कि आप भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के प्रयास कीजिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप अगर मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा देश में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और विस्तार हेतु अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, हम आगे के वीडियोस में देखेंगे कैसे कैसे पवन ऊर्जा के लिए और लघुपन बिजली के लिए या फिर सौर ऊर्जा के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। अब नवीकरणीय ऊर्जा का अगर प्रमुख स्रोत के हम बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, इसमें सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोमास ऊर्जा है, लघु जल विद्युत है। अपशिष्ट पदार्थों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको भी हम नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत ही रखते हैं, और साथ में ज्वार ऊर्जा और तरंग ऊर्जा। तो ये सब मेन है, और भी काफ़ी सारे सोर्सेस हैं नवीकरणीय ऊर्जा के, लेकिन हम जो मेन सोर्स हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम सबको देख लेते हैं। सबसे पहले हम सौर ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। देखिए, क्योंकि ये सबसे प्राइमरी जो सेक्टर है या जो प्राइमरी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का स्रोत है, तो ये सौर ऊर्जा ही है। ठीक है, तो हम सौर ऊर्जा को काफ़ी विस्तार से देखेंगे और इसमें तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, भारत का अधिकांश भौगोलिक क्षेत्र है उष्णकटिबंध में है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा। स्पेशली जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है वो सारा का सारा कर्क रेखा के दक्षिण में है। इसका अर्थ यह है कि ये उष्णकटिबंध में पड़ता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि वर्ष के लगभग 300 दिन सूर्य की प्रकाश की प्राप्ति होती है। ठीक है, और आपको पता है सौर ऊर्जा की प्राप्ति जो है वो सूर्य के प्रकाश से ही होती है। अगर सौर ऊर्जा प्राप्त होता रहेगा तो सौर पैनल का यूज़ करके हम सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भारत के लिए काफ़ी सकारात्मक परिस्थिति है भौगोलिक स्थिति से। ठीक है, क्योंकि इसका काफ़ी बड़ा जो एरिया है वो उष्णकटिबंध में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
चलिए आगे देखते हैं हम इसमें। तो 2008 ईस्वी के जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत 8 कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित की गई थी, जिसमें सौर ऊर्जा भी शामिल था। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, आप लोगों ने कई जगह पढ़ा भी होगा। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में लाया गया था, जिसमें टोटल 8 कार्यक्रम थे। भारत के जो दूरगामी जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रोग्राम था उसको क्रियान्वित करने के लिए, तो इसका जो एक घटक था वो सौर ऊर्जा से भी संबंधित था। ठीक है, तो देखिए इसी के अंतर्गत जो जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना थी, तो इसी के अंतर्गत 2009 ईस्वी में सौर ऊर्जा के विकास हेतु जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा उत्पादन का प्रारंभिक लक्ष्य 2022 तक 20 गीगावाट था, जिसे बढ़ाकर अब 100 गीगावाट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भारत सरकार का लक्ष्य है सौर ऊर्जा प्राप्ति का, तो वो 2022 तक कितना कर दिया गया है, 100 गीगावाट। पहले कितना टारगेट था, 20 गीगावाट। ठीक है, तो इसको 5 गुना बढ़ा दिया गया है और 100 गीगावाट अभी भारत सरकार का आधिकारिक लक्ष्य है सौर ऊर्जा उत्पादन की प्राप्ति का। ठीक है, अब इसमें देखिए 60 गीगावाट जो सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा वो ग्रिड से होगा। ठीक है, बड़े बड़े ग्रिड बनाए जाएंगे और ग्रिड से सौर ऊर्जा उत्पादन करके और सप्लाई किया जाएगा उसका। ठीक है, तो यहाँ से 60 गीगावाट प्रोडक्शन होगा। जो 40 गीगावाट है ये रूफ टॉप होगा, जैसे घरों में जो आवासीय क्षेत्र हैं तो उनके छत के ऊपर सौर पैनल लगाया जाएगा और वहाँ से सौर ऊर्जा की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ये बाइफर्केशन भी आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं 2015 में जो COP21 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑन ऑफ पार्टीज बोलते हैं इसको, तो ये पेरिस में हुआ था और इसमें भारत ने काफ़ी बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। फ्रांस के साथ में मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसमें 121 राष्ट्रों को शामिल करने का लक्ष्य है और ये वैसे राष्ट्र हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्यों ये राष्ट्र हैं जिनको शामिल करना है, क्योंकि वहाँ पे सौर ऊर्जा की प्राप्ति काफ़ी मात्रा में होती है पूरे वर्ष। ठीक है, तो इन सबको शामिल करके अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना का प्रावधान किया गया है और उससे क्या होगा कि जो सौर ऊर्जा की लागत है उसको कम करने में मदद मिलेगी। ठीक है, और सौर तकनीक का विकास अच्छे तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए इसमें आगे हम बढ़ते हैं। सिंचाई है तो डीजल से चलने वाले पंप के स्थान पर सौर पंप के लिए सरकार द्वारा कृषकों को सब्सिडी दी गई है। देखिए पहले क्या करते थे, जो कृषक है वो अपने खेतों को सिंचाई के लिए डीजल से चलने वाले पंप यूज करते थे। ठीक है, और उससे भूमिगत जल निकाल के खेतों की सिंचाई करते थे। अभी सरकार ने क्या किया, डीजल की जो खपत है उसको कम करने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले उनको पंप प्रोवाइड किया गया है और वो सौर ऊर्जा से ही चलते हैं पंप और उससे सिंचाई किया जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से आदर्श अगर हम क्षेत्र की बात करें कि किन क्षेत्रों में भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन अच्छे तरीके से किया जा सकता है, तो इसमें जो राजस्थान का थार मरुस्थल है वो क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से। साथ ही कच्छ का जो रीजन है गुजरात का, लद्दाख का रीजन है JNK का, और जब दक्षिण भारत का तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश का मालवा पठार, तो ये सारे जो रीजन है यहाँ पे सौर ऊर्जा उत्पादन की व्यापक संभावना है और अत्यधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है इन क्षेत्रों से। देखिए आगे इसमें देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र, पर्वतीय और पठारी क्षेत्र तथा अन्य अगम्य क्षेत्र जहाँ ग्रिड आधारित विद्युतीकरण कठिन है वहाँ सौर ऊर्जा उपयोगी है। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे ग्रिड के द्वारा विद्युत पहुँचाया जाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ का जो टेरेन है, जो भौगोलिक परिस्थिति है वो काफ़ी प्रतिकूल है, काफ़ी घने या तो जंगल है या पठारी क्षेत्र है या अत्यधिक ऊंची पर्वत है। तो इसलिए वैसे क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लिए सबसे जो आसान तरीका है वो क्या है, सौर ऊर्जा आधारित है। ठीक है, तो इसका वहाँ पे उपयोग किया जा सकता है। देखिए सौर लालटेन और सौर कुकर का भी प्रयोग किया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश प्रदान करने के लिए, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिए। और अगर हम राज्य के स्थिति के रूप में देखें तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तो ये बड़े उत्पादक राज्य हैं सौर ऊर्जा का, तो ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए हम आगे देखते हैं, सौर ऊर्जा उत्पादन में चुनौतियां देख लेते हैं। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में क्या क्या चुनौतियां हैं, तो इसमें अगर हम बात करें तो सौर पैनल स्थापित करने तो भूमि का अभाव, ये देखिए सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि सौर पैनल की स्थापना करने के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में भूमि का उपयोग किया जाता है और भूमि की आवश्यकता होती है, और जहाँ पे भी हम सौर पैनल लगाते हैं उस भूमि का किसी अन्य कार्यों के लिए हम उपयोग नहीं कर सकते। और आपको पता है कि भारत में भूमि की बड़ी समस्या है, जनसंख्या का दबाव अत्यधिक है भूमि पे, तो इसलिए सौर पैनल लगाने के लिए भूमि की जो आवश्यकता है वो काफ़ी जटिल है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा क्या है, यद्यपि मरुस्थलीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा उत्पादन है तो सूर्य प्रकाश पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, परंतु पैनल की सफाई है तो जल का अभाव है। देखिए अब भारत में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, जो कृषि के दृष्टि से उपयुक्त नहीं है और जहाँ की जो भूमि है
वो उपयुक्त नहीं है, किसी काम का नहीं है। परंतु वहाँ पे समस्या क्या है, देखिए वहाँ पे भूमि तो उपलब्ध हो जाएगी सौर पैनल लगाने के लिए, लेकिन सौर पैनल को साफ करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि सौर पैनल के ऊपर धूल कण जम जाते हैं, जिससे पर्याप्त मात्रा में वो सूर्य के प्रकाश का अवशोषण नहीं कर पाता है। तो ऐसे में मरुस्थलीय क्षेत्र में आप सौर पैनल तो लगा सकते हैं, लेकिन उनकी सफाई करने के लिए जो जल की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे जल पहुँचाना काफ़ी कठिन कार्य है। तो ये भी एक चुनौती है। आगे देखते हैं, जीवाश्म ईंधन उत्पादित करने में जीवाश्म ईंधन उत्पादित विद्युत की अपेक्षा प्रति यूनिट अधिक लागत है। अगर आप सौर ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, जो सौर पैनल है काफ़ी महंगे और तकनीक भी थोड़ी सी महंगी है, और उससे अगर आप कंपेयर करके देखेंगे जीवाश्म ईंधन से जो विद्युत उत्पन्न करते हैं, जैसे कोयला से या प्राकृतिक गैस से, तो अभी भी सौर ऊर्जा का उत्पादन प्रति यूनिट महंगा पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका व चीन आयातित सस्ते सौर पैनल, जिससे घरेलू सौर पैनल उत्पादकों को हानि हो रही है। अमेरिका द्वारा WTO में अपील और भारत की हार भी हो गई है। देखिए अभी क्या है, सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए जो सौर पैनल की आवश्यकता होती है, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में जो निर्यातक हैं चीन के और अमेरिका के, वो भारत में निर्यात कर रहे हैं सौर पैनल। इससे जो घरेलू सौर पैनल उत्पादक हैं, अपेक्षाकृत जो भारत में उत्पादित सौर पैनल है, इसका मूल्य ज़्यादा है। इसीलिए जो सौर ऊर्जा उत्पादक लोग हैं वो क्या करते हैं, वो आयातित सौर पैनल पे निर्भर रहते हैं, जो चीन और अमेरिका से मंगाया जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, जो घरेलू सौर पैनल उत्पादक हैं उनको हानि उठाना पड़ रहा है, और उनका जो बाज़ार है वो सिकुड़ता जा रहा है। ठीक है, भारत ने इसको रोकने के लिए आयात शुल्क भी बढ़ाया था, लेकिन WTO में अमेरिका ने अपील किया और भारत के पक्ष में निर्णय नहीं आया। ठीक है, तो वहाँ पे भारत की हार हुई। तो देखिए ये भी एक चुनौती है सौर ऊर्जा के बारे में। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं, संभावना और चुनौती समाधान कैसे कर सकते हैं हम। तो भूमि समस्या समाधान है तो बंजर और गैर उर्वर भूमि का उपयोग कर सकते हैं। सड़क व रेल मार्गों के किनारे पड़ी खाली भूमि का भी उपयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे काफ़ी भूमि पड़ी रहती है जो खाली रहती है, तो उन खाली भूमि का उपयोग किया जा सकता है, वहाँ पे सौर पैनल स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, जिससे विद्युत उत्पादन करके और रेलवे के आवागमन के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, उस ऊर्जा का। चलिए, झील जलाशय नहर के ऊपर सौर पैनल की स्थापना की जा सकती है, जल की उपलब्धता भी बनी रहेगी उससे। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि जो भी नहर क्षेत्र हैं या जो झील है, तो उसके ऊपर में क्या कर सकते हैं, हम सौर पैनल लगा सकते हैं। ठीक है, तो इससे देखिए काफ़ी सारा फ़ायदा होने वाला हमें। एक तो जो वाष्पीकरण के माध्यम से जल का ह्रास होता है, तो वो ह्रास भी रुक जाएगा, और दूसरा भूमि की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें, हम वहीं से सौर पैनल के माध्यम से विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसमें देख लेते हैं। रेल ट्रैक व सड़क के ऊपर सौर पैनल लगाया जा सकता है, सौर ऊर्जा की प्राप्ति भी होगी इससे। विद्युत वाहन चार्जिंग केंद्र भी बनाया जा सकता है। सड़क का वर्षा जल व धूप से बचाव होगा। ठीक है, सड़क का क्या होगा, वर्षा जल और धूप से बचाव होगा, सड़क की गुणवत्ता अच्छी बनी रहेगी। ठीक है, देखिए रेलवे ट्रैक और सड़क के ऊपर वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, 10 मीटर 15 मीटर ऊपर सौर पैनल लगा सकते हैं। उससे क्या है, जो वर्षा का जल सड़क पे गिरता है वो सौर पैनल के ऊपर आएगा, और उससे क्या होगा, वर्षा जल से सड़क बच जाएगी और सड़क का जो लाइफ साइकिल है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ भी आप सौर पैनल लगा सकते हैं, भूमि की समस्या का समाधान इससे भी हो जाएगा। और आगे इसमें देख लेते हैं, रूफ टॉप सौर पैनल को बढ़ावा देना। जो घर में है, छत है, या जो आवासीय और भी क्षेत्र हैं, तो उन आवासीय भवनों के छत पे भी सौर पैनल लगाया जा सकता है, और वहाँ से विद्युत की प्राप्ति की जा सकती है। इसके लिए नेट मीटरिंग वगैरह का भी प्रावधान किया गया है, तो ये सब भी आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए आगे हम देखते हैं, अब लघु जल विद्युत उत्पादन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए 2022 ईस्वी तक जो लक्ष्य है वो 5 गीगावाट है। ठीक है, जो सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से विद्युत प्राप्ति का, तो इसमें 2022 तक टोटल 175 गीगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से, जिसमें 100 गीगावाट कहाँ से है, सौर ऊर्जा से है, और 60 गीगावाट पवन ऊर्जा से है, और 10 गीगावाट जो है वो बायोमास से है, और 5 गीगावाट जो है वो कहाँ से है, लघु जल विद्युत उत्पादन से है। ठीक है, देखिए पहले भी मैंने ये बता दिया पॉइंट आपको कि भारत में बड़े जल विद्युत उत्पादन केंद्रों को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में लिखना हो आपको, तो जो बड़े जल विद्युत उत्पादन केंद्र जैसे फरक्का है, हीराकुद है, भाखड़ा नागल है, तो इनका आप उल्लेख मत कीजिए, ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है जो इंडिया में क्लासिफिकेशन किया गया है उसके अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए लघु जल विद्युत उत्पादन से क्या लाभ होता है। तो देखिए जैव विविधता की क्षति नहीं होती इससे, अर्थात जैव विविधता का संरक्षण होता है, और विस्थापन की समस्या नहीं होती, क्योंकि आपको पता है अगर बड़े जल विद्युत केंद्रों की स्थापना करेंगे तो जो बांध का निर्माण किया जाता है, और बांध के कारण पानी का काफ़ी बड़ी मात्रा में जमाव हो जाता है,
और काफ़ी सारे आवासीय क्षेत्र भी पानी में डूब जाते हैं और उनकी जो जनसंख्या है उनको वहाँ से विस्थापित होना पड़ता है। लेकिन छोटे जल विद्युत केंद्र में इस प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती और साथ ही वन विनाश भी न्यूनतम होता है क्योंकि जल का भंडारण काफ़ी अधिक मात्रा में नहीं होता। चलिए आगे इसमें देख लेते हैं। लघु जल विद्युत केंद्र पूर्वोत्तर भारत और जो हिमालयी राज्य हैं उसके लिए काफ़ी उपयोगी है, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि ग्रिड से विद्युत पहुँचाना काफ़ी मुश्किल काम है, काफ़ी दुर्गम क्षेत्र हैं और घने वन भी है, जैसे अरुणाचल वगैरह का रीजन है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लघु पन बिजली का उपयोग करके छोटे छोटे क्षेत्रों में विद्युत की सप्लाई वहाँ पे किया जा सकता है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट भी है। इसमें क्या बांध बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो नेचुरल जो करंट है रिवर का, ठीक है, जो प्राकृतिक धारा है, तो उस धारा से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता है, बस वहीं पे डायनेमो लगा के और विद्युत उत्पादन किया जाता है। उसी को हम बोलते हैं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब पवन ऊर्जा के बारे में देख लेते हैं। भारत पवन ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से विश्व का चौथा बड़ा देश है। तो ये याद रखिएगा फैक्ट्स, इसको एग्जाम में आप मेंशन कर सकते हैं। मैंने ये टॉपिक पहले ही कवर कर दिया। 2022 ईस्वी तक पवन ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य 60 गीगावाट है, ठीक है। अब भारत के पूर्वी व पश्चिमी तटीय राज्यों में पवन ऊर्जा विकास की व्यापक संभावना है, क्योंकि तटीय क्षेत्र है और समुद्र से जो आती हैं हवाएं, पवनें, तो उसके गतिज ऊर्जा का उपयोग करके पवन के माध्यम से विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। अगर हम राज्यवार स्थिति देखें तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये सारे प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, ठीक है, पवन ऊर्जा का। अब पवन ऊर्जा विकास है तो प्रधानमंत्री अपतटीय पवन ऊर्जा नीति प्रारंभ की गई थी, ठीक है। और इसमें क्या प्रावधान किया गया है, तो पवन ऊर्जा उत्पादकों को पवन चक्की दी जाएगी, जो नई पवन चक्कियाँ हैं, ठीक है, जिनकी क्षमता ज़्यादा है, तो इस प्रकार की पवन चक्कियाँ उनको प्रदान की जाएगी। नवीनतम तकनीक भी प्रदान की जाएगी, ऋण और सब्सिडी भी दी जाएगी, जिसके माध्यम से वो उच्च गुणवत्ता वाले पवन चक्की का उपयोग कर सके और विद्युत जनन की जो क्षमता है वो बढ़ सके, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री अपतटीय पवन ऊर्जा नीति में इस प्रकार का प्रावधान है, ठीक है। मई 2018 में सरकार द्वारा सौर पवन ऊर्जा हाइब्रिड नीति लाया गया है। देखिए, तो ये सौर पवन ऊर्जा हाइब्रिड नीति क्या है, इसको हम देख लेते हैं। तो एक ही भूमि का उपयोग सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाएगा, ठीक है। ऊपर में बड़े बड़े क्या लगे हुए होंगे, पवन चक्की लगे होंगे और उसके जस्ट नीचे जो है सौर पैनल लगे होंगे। तो एक ही भूमि का उपयोग करके सौर ऊर्जा भी उत्पादन होगा और पवन ऊर्जा का भी उत्पादन होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बायोमास ऊर्जा देख लेते हैं। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, आप सभी लोगों को पता है, और बायोमास ऊर्जा विकास की व्यापक संभावना है। यहाँ पे कृषि अपशिष्ट जैसे चावल की भूसी, गन्ना खोई, पटसन अपशिष्ट इत्यादि का उपयोग करके बायोमास ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। जो भी फसल के अपशिष्ट हैं, आपको पता होगा चावल से जो भूसी निकलता है या गन्ना से जब चीनी का उत्पादन किया जाता है तो अपशिष्ट के रूप में जो खोई बच जाता है उसका, तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, बायोमास ऊर्जा बना सकते हैं उसका, ठीक है। और पहले भी मैंने बता दिया है 2022 ईस्वी तक बायोमास ऊर्जा उत्पादन का जो लक्ष्य है वो 10 गीगावाट है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अपशिष्ट ऊर्जा और ज्वार ऊर्जा। तो ये दो टॉपिक कवर कर लेते हैं। देखिए अपशिष्ट ऊर्जा क्या है, घरेलू अपशिष्ट, नगर पालिका अपशिष्ट व औद्योगिक अपशिष्ट का प्रयोग करके ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है। देखिए आपको पता होगा भारत में नगरीकरण काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो घरेलू क्षेत्र है या जो घर है, आवासीय क्षेत्र है, वहाँ से काफ़ी बड़ी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन होता है और उन अपशिष्टों का निस्तारण करना काफ़ी कठिन कार्य है। तो इसका समाधान करने के लिए क्या कर सकते हैं, उन अपशिष्टों से हम ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या फ़ायदा होने वाला अपशिष्ट पदार्थों से ऊर्जा उत्पादन के, तो देखिए अपशिष्ट पदार्थों का बेहतर प्रबंधन हो सकता है और निस्तारण की समस्या का समाधान भी हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा की प्राप्ति भी हो जाएगी, पर्यावरण प्रदूषण से बचाव होगा, क्योंकि अगर आप अपशिष्ट पदार्थों को खुले में छोड़ देंगे तो उससे जल भी प्रदूषित हो जाएगा और अपशिष्ट पदार्थों के सड़ने गलने से भूमि का प्रदूषण होगा और उससे ग्रीन हाउस गैस वगैरह का भी उत्सर्जन होगा और वायु भी प्रदूषित हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसका अपशिष्टों का विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग कर लेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण से भी बचाव हो जाएगा, ठीक है। देखिए इससे लोगों को रोजगार की भी प्राप्ति होगी और जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है, एक बार जब अपशिष्ट पदार्थों से आप ऊर्जा का उत्पादन कर लेंगे तो जो कंपोस्ट बचता है, जो रेसिड्यूअल बचता है, उससे हम क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट अर्थात एक तरह से उर्वरक के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे इससे फ़ायदा हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी ध्यान भी दे रही है सरकार अभी अपशिष्ट पदार्थों से ऊर्जा उत्पादित करने के लिए, और बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ पे इससे संबंधित संयंत्र भी लगाए गए हैं, ठीक है। अब देखिए ज्वार ऊर्जा अगर हम देख लेते हैं तो ज्वार व भाटा जनित समुद्री जल के गति का उपयोग करके ऊर्जा जनन किया जाता है, ठीक है। जब समुद्र में ज्वार आता है तो जो समुद्र का तल है वो ऊपर उठ जाता है और भाटा के समय समुद्री जल तल नीचे गिर जाता है। तो उससे जो हाइट में जो डिफरेंस होता है उसका उपयोग करके
ज्वार ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। अगर भारत के बारे में बात करें तो खंबात की खाड़ी, कच्छ खाड़ी और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में विकास की व्यापक संभावना है। बहुत ज़्यादा अभी तो उत्पादन नहीं हो रहा है और भारत में थोड़ी सी समस्या है, ये है कि जो भारत की तटीय रेखा है वो काफ़ी ज़्यादा कटा फटा नहीं है और ज्वार ऊर्जा उत्पादन के लिए खाड़ी क्षेत्र या कटे पटे तटीय क्षेत्र काफ़ी उपयुक्त होते हैं। तो इस मामले में अगर हम देखें तो भारत में 3-4 ही ऐसे रीजन हैं जहाँ पे ज्वार ऊर्जा उत्पादन की संभावना है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। अब बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा विकास के बारे में हम पढ़ लेते हैं। बिहार सरकार इस संबंध में क्या प्रयास कर रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा होगा मेंस में जो क्वेश्चन पूछता है उसमें बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ चीज़ें पूछ दी जाती है एग्जाम में, तो ये आप अच्छे से देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। देखिए, बिहार सरकार द्वारा एक स्वतंत्र एजेंसी का गठन किया गया जिसका नाम क्या है, बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1987 में। तो ये याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, 2 और भी योजनाएं चलाई जा रही हैं बिहार सरकार के द्वारा। पहले योजना का नाम है मुख्यमंत्री नवीन व नवीकरणीय सौर पंप योजना। तो सौर पंप योजना, इससे क्या कर सकते हैं, सोलर ऊर्जा से क्या होगा, सोलर एनर्जी से पंपिंग सेट चलाए जाएंगे और उस पंपिंग सेट से भूमिगत जल का निष्कर्षण किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। और दूसरा, मुख्यमंत्री रूफटॉप सोलर योजना। रूफटॉप सोलर योजना भी मैंने आपको पहले बता दिया, जो आवासीय क्षेत्र हैं उनके छत के ऊपर में सौर पैनल लगाए जाएंगे और उससे विद्युत का जनन किया जाएगा। तो इसके लिए सब्सिडी वगैरह का प्रावधान किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। 2017 ईस्वी में राज्य सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत अगले 5 वर्षों में सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा व लघु जल विद्युत का उपयोग करके 3400 मेगावाट अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जो ये नीति आई है इसका नाम क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा नीति, और इसके अंतर्गत अगले 5 वर्षों में, मतलब 2017 से 2022 ईस्वी तक, ठीक है, 3400 मेगावाट क्या करना है, अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। और ये किससे प्राप्त किया जाएगा, तो सौर ऊर्जा से, बायोमास ऊर्जा से और लघु जल विद्युत से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चलिए, इससे फ़ायदा क्या होने वाला, इससे राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में निवेश बढ़ेगा तथा रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। सरकार प्रोजेक्ट विकास करने वालों को अनेक प्रकार के आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इसमें सब्सिडी, विद्युत शुल्क छूट व वैट प्रमुख हैं। ठीक है, देखिए, जो अभी 3400 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है 2022 तक बिहार में, तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है, जो भी प्रोजेक्ट डेवलपर हैं, जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, निजी क्षेत्र की कंपनियाँ, उनको सरकार तरह तरह की छूट दे रही है, जिसमें उनको उपकरण की खरीद पे सब्सिडी दी जाएगी। जो विद्युत शुल्क सरकार वसूल करती है, तो उस विद्युत शुल्क की वसूली से सरकार छूट देगी। साथ में जो वैट लगाती है सरकार, तो उसमें भी छूट देगी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिए इनको। चलिए आगे देख लेते हैं। घरेलू विद्युत आवश्यकता की पूर्ति हेतु 2019 में आवासीय रूफटॉप सौर ऊर्जा नीति सरकार द्वारा लाया गया है। ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट याद रखिए। आवासीय जो रूफटॉप हैं, तो उस पर भी सौर पैनल लगाने के लिए एक अलग से नीति लाई गई है 2019 में बिहार सरकार के द्वारा। चलिए देखिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। मैंने इसमें काफ़ी अच्छे से और काफ़ी आसान भाषा में जो भी नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन थे उसको मैंने कवर करने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि ये नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और टॉपिक भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए, मैं धीरे धीरे एक एक करके साइंस एंड टॉपिक के सारे जो टॉपिक है उसको कवर करूँगा, और मैं आप लोगों को पहले भी मैंने सारे टॉपिक्स बता दिए कि कौन कौन से साइंस एंड टेक के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसको आपको कवर करना है, किसके आपको नोट्स बनाना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी धीरे धीरे नोट्स बना रहे होंगे। नोट्स बनाने के लिए सबसे अच्छा है, आपको क्या करना है, आप इंटरनेट का मदद लीजिए। ठीक है, आप विकीपीडिया और गूगल में सर्च कर लीजिए। उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको काफ़ी अपडेटेड मटेरियल मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे भी मैंने नोट्स बनाया, इसमें मैंने काफ़ी अपडेटेड जो भी न्यूज़ था लेटेस्ट उसको मैंने डालने की पूरी कोशिश की है, चाहे सौर ऊर्जा से संबंधित हो या फिर पवन ऊर्जा से संबंधित, जो भी गवर्नमेंट की लेटेस्ट पॉलिसीज़ हैं, जो भी गवर्नमेंट की लेटेस्ट योजनाएं हैं, उनको मैंने इसमें शामिल करने की कोशिश की है। और यही आपका बेहतर उत्तर भी होगा अगर आप उसमें करेंट टॉपिक सारे डालेंगे तो। ठीक है, तो आप इंटरनेट की मदद लीजिए और उसको आधार बना के आप भी अपना नोट्स तैयार कीजिए। देखिए, मैं सारे साइंस एंड टेक के टॉपिक तो नहीं करा पाऊंगा आपको, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक करके टॉपिक कवर करता रहूं। फिर भी अगर किसी भी टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं उस टॉपिक पे नोट्स बना के आपके लिए डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बीपीएससी मेंस के लिए सब कुछ कवर करने वाला हूँ अभी धीरे धीरे करके। मैंने हिस्ट्री के ऑलरेडी सारे आपके वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं, पॉलिटी के भी मैंने कुछ वीडियोस डालेंगे, और आगे आने वाले दिनों में पॉलिटी को और भी वीडियोज़ डालूंगा। अभी मैं साइंस एंड टेक के एक एक टॉपिक को ले रहा हूँ, फिर धीरे धीरे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से भी संबंधित हम टॉपिक देखेंगे। ठीक है,
तो मैंने पीडीएफ में इस पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, दोस्तों को भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कीजिए। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।